हाय एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी यूनिट से, दैट इज एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक टिश्यू। सो कार्डियक मसल में ना हमें दो टाइप के एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलते हैं और दो ग्राफ्स देखने को मिलते हैं टेक्स्ट बुक में। एक ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो कि फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल का होता है और एक ग्राफ होता है स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल का। अभी फास्ट टाइप और स्लो टाइप किस बेसिस पर नेमिंग दी गई है इसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप मेमोराइज कर लो कि जो फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ होता है ये मायोकार्डियम के लिए और परकिंजी फाइबर्स के लिए होता है। मायोकार्डियम का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट होता है क्योंकि एक मसल टिश्यू है और मसल का जो आरएमपी होता है वो -90 मिलीवोल्ट होता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, परकिंजी फाइबर्स का जो आरएमपी होता है वो -80 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, अब ये वाला जो ग्राफ है ये स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है और इसमें ये ग्राफ शो करता है नोडल टिश्यू। सो नोडल टिश्यू में आता है ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस। इसके लिए जो हमारे पास इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है इस वाले ग्राफ की तरह, वो फ्लक्चुएटिंग होता है और इसकी जो रेंज होती है वो -65 से लेकर -40 मिलीवोल्ट तक होती है। तो हम डिटेल में पहले इस वाले ग्राफ को फिर इस वाले ग्राफ को स्टडी करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। सो सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम तो देखो फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल वाले ग्राफ में कुछ इस तरीके की शेप बनती है और इसके कुछ फेजेस होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपको आइसोइलेक्ट्रिक लाइन दिख रही है, कांस्टेंट लाइन -90 मिलीवोल्ट पे, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मायोकार्डियम का। ठीक है, इसके बाद एक स्टीप सी लाइन आती है, इसको हम बोलते हैं फेज 0 ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इस फेज 0 को हम डीपोलराइजेशन फेज भी बोलते हैं। ये जो लाइन होती है +35 मिलीवोल्ट तक राइज करती है, उसके बाद ये लाइन फॉल करने लग जाती है। इस वाले फेज को हम बोलते हैं फेज 1 ऑफ एक्शन पोटेंशियल और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रैपिड रीपोलराइजेशन। फिर वापस से लाइन कांस्टेंट हो जाती है। इस वाले फेज को हम बोलते हैं फेज 2 ऑफ एक्शन पोटेंशियल या फिर इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्लेटो फेज। फिर ये जब वापस से ग्राफ गिरने लग जाता है इसको हम बोलते हैं फेज 3 ऑफ एक्शन पोटेंशियल या फिर रीपोलराइजेशन फेज 3 के बाद एक और फेज आता है जिसे बोलते हैं फेज 4 और फेज 4 कुछ नहीं होता, फेज 4 यही होता है, रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो आयनिक बेसिस समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि डीपोलराइजेशन क्या होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर तो पॉजिटिविटी आ गई और मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिविटी आ गई है। इसका कॉज क्या होता है? कैल्शियम और सोडियम आयंस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ही अबंडेंट होते हैं, उनका रैपिड इन्फ्लक्स हुआ है, उस वजह से डीपोलराइजेशन होता है। जो सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है वो होता है रीपोलराइजेशन। क्या होता है? रीपोलराइजेशन होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर तो नेगेटिविटी है और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिविटी है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? इसका कॉज होता है पोटेशियम का इफ्लक्स। हमें पता है कि पोटेशियम एक ऐसा आयन है जो रीपोलराइजेशन करवाता है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इजीली समझ पाएंगे कि आयनिक बेसिस क्या होता है फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल का। तो देखो ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ था, उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ये फेज 0 है, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है। अब हमने एक सेल ड्रॉ करा है, ये इंटरसेलुलर फ्लूइड है यानी कि साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब हम हर एक फेज का इंडिविजुअली आयनिक बेसिस देखते हैं। तो यहाँ पे जो फेज 0 है इसमें आप देखोगे कैसे रैपिड राइज हो रहा है इस लाइन का मतलब इसका जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है, इसका जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है। तो ये किस वजह से हो रहा है? गेस करो खुद कि सोडियम चैनल्स की वजह से कि कैल्शियम चैनल्स की वजह से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सोडियम चैनल्स की वजह से होता है। तो सोडियम का जब रैपिड इन्फ्लक्स होता है उस वजह से फेज 0 आता है। ठीक है, अब हम फेज 1 के बारे में बात करते हैं। फेज 1 में देखो ये लाइन फॉल कर रही है। ये लाइन फॉल किस वजह से कर रही होगी? अगर देखो तो हल्का सा यहाँ पे रीपोलराइजेशन आया है, लेकिन वो ट्रांजिएंट है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए आया है रीपोलराइजेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए आया है, एकदम बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं आया है, तो इसे हम ट्रांजिएंट रैपिड रीपोलराइजेशन कहेंगे। ये किस वजह से होता है? ऑफ कोर्स आपने सही गेस करा, ये पोटेशियम चैनल्स के इफ्लक्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सोडियम का तो इन्फ्लक्स हो रहा है और पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, तो ये लाइन क्या कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए थी? ऐसे फॉल क्यों कर रही है? ये इस वजह से क्योंकि सोडियम चैनल्स का इनएक्टिवेशन हो चुका है। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसकी एंट्री हमने रोक दी है, उसका इनएक्टिवेशन हो चुका है। ठीक है, जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है फेज नंबर 2। ये फेज नंबर 2 में एक कांस्टेंट लाइन हमें देखने को मिलती है, इसे हम प्लेटो फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। डायनेमिक किस सेंस में? मतलब आयंस का फ्लो तो हो रहा है लेकिन एक नेट मूवमेंट नहीं आ रही जिसकी वजह से ग्राफ की लाइन ऊपर जाए या नीचे जाए, तो वो एक कांस्टेंट लाइन में आ जाती है। ये किस वजह से होता है? ये होता है दो आयंस की वजह से। एक होता है पोटेशियम जो बाहर ऑलरेडी जा रहा था और अब एक नया आयन है उसकी एंट्री हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल। तो पोटेशियम का तो इफ्लक्स हो रहा है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, इस वजह से एक प्लेटो वाली लाइन आ जाती है
और जो मेम्ब्रेन वोल्टेज होता है वो ना पॉजिटिव की तरफ जाता है ना नेगेटिव की तरफ जाता है। जो थर्ड फेज होता है उसमें देखो कैसे मेम्ब्रेन वोल्टेज एकदम गिरती जा रही है, यानी कि यहाँ पे रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन किस वजह से होता है? रीपोलराइजेशन हमेशा पोटेशियम आयन की वजह से होता है, तो यहाँ पे पोटेशियम का ई फ्लक्स हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इसको हमने फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है उनका रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है और उसकी वजह से ही एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। यहाँ पे सोडियम चैनल्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ना कि कैल्शियम चैनल्स की वजह से। जबकि हम दूसरे वाले ग्राफ में देखेंगे, जो स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ है उसमें जो एक्शन पोटेंशियल आता है वो कैल्शियम चैनल्स की वजह से आता है और वो स्लो टाइप के कैल्शियम चैनल्स होते हैं। जबकि यहाँ पे जो चैनल्स है वो फास्ट टाइप सोडियम चैनल्स है, उनकी वजह से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। इस वजह से हम इस वाले ग्राफ को फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको ब्रीफ कर लेते हैं। तो जो फेज़ नंबर 0 होता है एक्शन पोटेंशियल का, वो होता है सोडियम के रैपिड इन्फ्लक्स की वजह से। जो फेज़ 1 होता है ट्रांजिएंट रैपिड रिपोलराइजेशन, वो होता है पोटेशियम के ई फ्लक्स की वजह से और सोडियम के इनएक्टिवेशन की वजह से। जो फेज़ 2 होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का फेज़ होता है, वो होता है पोटेशियम के ई फ्लक्स की वजह से और कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से। जो फेज़ 3 होता है जिसे हम रिपोलराइजेशन फेज़ कहते हैं, ये होता है पोटेशियम के ई फ्लक्स की वजह से। और एक चीज़ और, अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ क्यों नहीं कांस्टेंट लाइन आई, जबकि कैल्शियम तो अंदर आ रहा था? इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब कैल्शियम चैनल्स का इनएक्टिवेशन कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे सोडियम चैनल्स का इनएक्टिवेशन करा था। ठीक है, तो ये है फेज़ 0, ये है फेज़ 1, ये फेज़ 2, ये है फेज़ 3। अब जो ये वाला फेज़ होता है ये फेज़ 4 ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है। इस वाले फेज़ 4 में क्या हो जाता है? रिस्टोरेशन हो जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। अभी रिस्टोरेशन कैसे होगा? इतनी तो हमने आयनिक डिस्टर्बेंसेस कॉज कर दी है। सोडियम बाहर ज़्यादा था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसे हम अंदर ले आए हैं, कैल्शियम को भी हम अंदर ले आए हैं, और जो पोटेशियम था हमने उसे बाहर निकाल दिया है। तो अब इसे रिस्टोर करना पड़ेगा, जो अपनी जगह था उसे वापस पहुँचाना पड़ेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? इसके लिए हमारे पास दो चैनल्स हेल्प करते हैं। जो फर्स्ट चैनल होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, और जो सेकंड चैनल होता है वो होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंटीपोटर। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि फेज़ 4 कैसे आता है। तो देखो करंटली सिनेरियो ये है कि सोडियम और कैल्शियम का तो इनफ्लक्स हो रखा है और पोटेशियम का हो रखा है ई फ्लक्स। ठीक है, तो हमें सोडियम और कैल्शियम को वापस से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचाना है। वो हम कैसे पहुंचाएंगे? एक हमारे पास पंप यहाँ पे लगा है, एक पंप हमारे पास यहाँ पे लगा है। ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तो ये क्या करता है? ये 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है इन एक्सचेंज फॉर 2 पोटेशियम। ठीक है, और जो हमारे पास ये दूसरा पंप लगा है इसे हम बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जो कि 2 डिग्री एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट के थ्रू क्या करता है कि कैल्शियम को तो बाहर फेंक देता है और सोडियम को अंदर, और ये वाला जो सोडियम है वो वापस से इस तरीके से बाहर चला जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कैल्शियम का करता है, कैल्शियम यहाँ जाके राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स लोकेटेड होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर। कैल्शियम उनको जाके एक्टिवेट करता है, और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑलरेडी स्टोर था, हमें पता है कि मसल टिश्यू में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अबंडेंटली कैल्शियम के स्टोर्स रखता है अपने पास। तो जब कैल्शियम जाके इसको एक्टिवेट करेगा तो जो अंदर इसके कैल्शियम स्टोर होगा ये उसको बाहर निकाल देगा, तो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? सिस्टोल आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल टिश्यू का। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा था इसमें आप देखो हमेशा क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है, उसके बाद कोई मैकेनिकल एक्टिविटी आती है। तो पहले कैल्शियम चैनल्स का इन्फ्लक्स हुआ, उन्होंने जाके एक्टिवेट करा RYR रिसेप्टर चैनल्स को। RYR रिसेप्टर चैनल्स ने कैल्शियम स्टोर्स को बाहर निकाला, वो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ गया, और उस कैल्शियम के बढ़ने की वजह से जो हमारा मसल टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यानी कि मैकेनिकल एक्टिविटी या फिर सिस्टोल हमें देखने को मिला। सो वीडियो एंड करने से पहले इन 4 क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर करते हैं। आप वीडियो पॉज करो, आंसर करने का ट्राई करो, उसके बाद वीडियो ऑन करके मेरे आंसर से मैच करना। सो क्वेश्चन नंबर 1, कॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मायोकार्डियम। सो कॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल तो अभी हमने देखा था, ओपनिंग ऑफ फास्ट टाइप वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से ही हमने इस ग्राफ को फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ कहा था। ठीक है, ये किस में होता है? ये फेज नंबर 0 में होता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या था? कॉन्ट्रैक्शन का कॉज था प्लेटो फेज। प्लेटो फेज कौन सा था? फेज नंबर 2 ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे वोल्टेज गेटेड DHPR चैनल्स का ओपनिंग होता है। ये कैल्शियम के ही चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स इन्हें हम बोलते हैं, जो मायोकार्डियम की वॉल पर होते हैं। इससे कैल्शियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है, और इन्फ्लक्स की वजह से फेज 2 देखने को मिलता है, विच इज़ द प्लेटो फेज। इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आता है। थर्ड क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अभी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है? देखो, जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बॉडी की बड़ी होती है, यानी कि जब आप सपोज कि स्ट्रेस में हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो क्या होता है कि मायोकार्डियम की वॉल पर बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं। ये क्या करते हैं? नॉर एड्रीनालिन को सेंस करते हैं। नॉर एड्रीनालिन नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन को सेंस करते हैं,
और अंदर क्या करते हैं, कैम की एक्टिविटी को यानी कि साइक्लिक एएमपी जो एक सब्सटेंस होता है, साइक्लिक एएमपी केमिकल की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज कर देते हैं। साइक्लिक एएमपी क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी डायरेक्टली RYR चैनल्स को एक्टिवेट करता है। ये जैसे ही RYR चैनल्स को एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये होता है, ये इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का। लेकिन एक चीज़ और होती है, जब कैम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ जाती है, सर्का पंप होता है, सर्का पंप के साथ ना एक प्रोटीन एसोसिएटेड होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, इसको इनिबिटेड रखता है। ये प्रोटीन जब भी इसको इनिबिटेड रखेगा तो सर्का पंप की जो एक्टिविटी है कि वो कैल्शियम को सक बैक करा रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये एक्टिविटी इनिबिट हो जाएगी और जो कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब कैम की एक्टिविटी बढ़ती है तो कैल्शियम तो बढ़ रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन साथ में रिलैक्सेशन भी होता है। और रिलैक्सेशन कराने के लिए हमें इस प्रोटीन को इनिबिट करना पड़ेगा जो इनिबिट कर रहा था सर्का पंप को, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन इनिबिट हो जाता है तो सर्का पंप भी इनिबिट, तो सर्का पंप की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है और जैसे ही सर्का पंप की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है, कैल्शियम को सक बैक कर लेता है, यानी कि रिलैक्सेशन भी साथ में करता है। तो याद रहे, जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में रेट ऑफ रिलैक्सेशन भी बढ़ जाता है। तो फास्टर कॉन्ट्रैक्शन, फास्टर रिलैक्सेशन। तो जो कार्डियक साइकिल होती है वो हमारी स्पीड अप हो जाती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि रिलैक्सेशन भी फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल का रेट बढ़ जाएगा, तो ये इफेक्ट आता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वाई नो टेटनाइजेशन इन कार्डियक मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेटनाइजेशन क्यों नहीं होता कार्डियक मसल में, इसका रीज़न छुपा है फेज नंबर 2 ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये फेज 2 जो होता है, जिसे हम प्लेटो फेज बोलते हैं, इसमें आप देखो कि रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना लॉन्ग है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर मसल या कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू अपने एक्शन पोटेंशियल वाले फेज में होता है। और जब भी वो एक्शन पोटेंशियल के फेज में होता है तो अगर हम उस पर कोई और स्टिमुलेशन डालते हैं तो वो और एक्टिवेट नहीं हो सकता। मतलब एक एक्शन पोटेंशियल की प्रेजेंस में वो दूसरा एक्शन पोटेंशियल को नहीं टेकअप कर सकता। इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब इतना लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गया, आप देखो ऑलमोस्ट 250 मिली सेकेंड्स का रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कार्डियक मसल सेल का, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो देखो इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड इतना लंबा होता है कि अगर हम इसे कोई और स्टिमुलस देने की कोशिश करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं आने वाला। इस वजह से हम टेटनाइज नहीं कर सकते एक कार्डियक मसल को। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल में जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है। तो एक एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होने से पहले ही रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल खत्म होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन अभी भी चल रहा होता है मसल का। उस कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में ही अगर हम एक और स्टिमुलस दे दे तो स्केलेटल मसल एक और एक्शन पोटेंशियल दिखा देता है। और जब एक्शन पोटेंशियल आपस में समेट हो जाते हैं तो फिर वो टिटनस बन जाता है, जिसे हम सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड। लेकिन अगर आप कार्डियक मसल में देखो तो कार्डियक मसल में रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑलरेडी इतना लंबा है, तो एक्शन पोटेंशियल और कॉन्ट्रैक्शन फेज है ना, वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब एक्शन पोटेंशियल चल रहा होता है तब तो हम स्टिमुलस नहीं दे सकते, जैसे एक्शन पोटेंशियल खत्म होता है तभी हम स्टिमुलस दे सकते हैं। तो हम जब ये ऑलरेडी अपना रिलैक्सेशन खत्म कर लेते हैं फिर जाके हम इसको स्टिमुलस दे सकते हैं। लेकिन ये टेटनाइजेशन नहीं हुआ। टेटनाइजेशन का मतलब होता है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन के फेज में कार्डियक मसल कभी भी नहीं आ सकता। और इसी वजह से ये बहुत लाइफ सेविंग है। अगर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में रह गया तो कभी भी पंपिंग ढंग से हो नहीं पाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।